बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। 10th क्लास की केमिस्ट्री का आज हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने लगे हैं, स्टैकोमेट्री। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। आज से हम चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे। ये देखें, पहले पेयरिंग स्कीम हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो पहले देख लेते हैं इसमें पेपर में कितना इसमें से आएगा। ठीक है, आपके पेपर में एक एमसीक्यूज इसमें से पूछ रहे हैं। ठीक है, इस चैप्टर से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आपका जो लॉन्ग के 2 पार्ट होते हैं ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है वो भी आपके चैप्टर नंबर 15 से आएगा। यानी कि टोटल आपके 8 मार्क्स का पेपर आएगा इस चैप्टर से। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस चैप्टर से आपका क्या आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टैकोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना है, स्टैको एंड मेट्री। जो स्टैको वर्ड है, बेसिकली हम क्या कहते हैं उसे, क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हम एलिमेंट्स की क्वांटिटी देखते हैं। मेट्री का मतलब होता है कैलकुलेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एलिमेंट्स की क्वांटिटी की कैलकुलेशन जो हम करते हैं वो स्टैकोमेट्री कहलाता है। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, आप उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कितने एलिमेंट्स हैं और वो कितनी कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, कितनी अमाउंट में रिएक्टेंट में है, कितनी अमाउंट में प्रोडक्ट में है। ये सारी कैलकुलेशन जितनी भी करेंगे एक केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के ज़रिए कर रहे हैं आप, वो कौन सी है आपके पास, स्टैकोमेट्री। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ इसकी डिफ़ाइन सबसे पहले आप लोगों को बताई है। वैसे ये चैप्टर हम 9th क्लास में भी पढ़ कर आए थे, इसकी डिफ़ाइन और इससे जितनी भी बेसिक इसकी टर्म्स थी हमने सारी वहाँ कवर की थी। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी, फिर हम आगे चलेंगे। यहाँ ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल बताए हुए हैं इस चैप्टर में ना। डिफाइन है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कि आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उनके दरमियान किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इन अ केमिकल रिएक्शन के कोई भी जो आपका केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है ना, उसका जो रिलेशन है वो स्टैकोमेट्री बताती है। कि एग्जाम्पल दूँ, ये H2 + I2 एरो 2HI कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन कितनी अमाउंट में मौजूद है, आयोडीन कितनी अमाउंट में मौजूद है, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड आपके पास कितनी अमाउंट में बना है। तो ये सारी कैलकुलेशन आप जिस ब्रांच के ज़रिए करेंगे वो आपके पास क्या है, स्टैकोमेट्री। ठीक है, स्टैकोमेट्री में देखें बेसिकली 2 रूल्स फॉलो होते हैं। एक क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके मुताबिक हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास है वो इक्वल होता है। कि हमारे पास मास जस्ट अपनी फॉर्म को चेंज करता है। ठीक है, उसमें अगर 1 मोल है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी 1 मोल ही होगा उस एलिमेंट का। ठीक है, उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दूसरा कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में भी कितने मौजूद होने चाहिए, 2। अगर रिएक्टेंट में हाइड्रोजन आयोडीन के 2 एटम्स मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में भी कितने होने चाहिए, 2। ठीक है, स्टैकोमेट्री का जो बेसिक आपके पास मीनिंग है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। थोड़ा सा देखें प्रीवियस नॉलेज हमारे पास, जो हम 9th क्लास में हमने स्टैकोमेट्री का चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें हमने मैस, मोलर मैस, ठीक है, उसके बाद एवोगैड्रोस नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, सारी चीज़ें हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उसका हम सिंबल पढ़ते हैं, साथ उसके हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, उसके हम एटॉमिक मास पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर मास, सारी चीज़ें उसका डिफ्रेंशिएट है जितनी भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिक जो ज़रूरी है मैं आपको वो बता रही हूँ कि एलिमेंट से जो उनका एटॉमिक मास होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसका मोलर मास कहते हैं। जैसे कि आपके पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हमने पढ़ा है। ठीक है, ऑक्सीजन का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8। नीचे वाले कॉर्नर पे लिखते हैं एटॉमिक नंबर हमारे पास, और मास नंबर ऊपर वाले कॉर्नर पे। ठीक है, 8 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर क्या है, 16। जो हमारे पास मास नंबर है वही हर एलिमेंट का क्या होगा, मोलर मास होगा। अगर एक से ज़्यादा हमारे पास, जैसे अगर कंपाउंड के फॉर्म में आ जाएगा तो फिर हम उन्हें ऐड करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो है 16 AMU। तो हम इसे अगर मोलर मास हम इसे मेंशन करना चाहते हैं तो AMU की जगह यूनिट क्या आ जाएगा, 16 ग्राम, जो कि किसके इक्वल होता है, 1 मोल के। और अगर एवोगैड्रो नंबर के अकॉर्डिंग इसे देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6.02 × 10⁻23। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा आज का बेसिक फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है मोलर वॉल्यूम, कि आपका जो मोलर वॉल्यूम है वो क्या है। तो हम
ज़्यादातर ये जितना भी चैप्टर है ना, गैस को डिस्कस कर रहे हैं इसमें। सॉलिड के और लिक्विड के हवाले से नहीं पढ़ रहे, हम गैस के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो हमने मोलर वॉल्यूम पढ़ना है कि हमारे पास, अभी हम देखें पढ़ के आए हैं कि कोई भी चीज़ है, अगर उसमें हमारे पास जो उसका एक एटम है, उसका जो एटॉमिक मास है, जो उसका मोलर मास है, वो भी 1 मोल के इक्वल होगा, और 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है, वो गैड्रो नंबर होंगे, वो भी 1 मोल के इक्वल होंगे। अब देखें, अगर आप ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में देखें 16 AMU, तो ये कैलकुलेशन आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। अगर आप, इसीलिए हमने इजी करने के लिए इसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, ग्राम में कन्वर्ट कर लिया है। कि हमारे लिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ 1 मोल ऑक्सीजन मुझे चाहिए, तो आप उसका कितना वेट मेजर कर लेंगे, 16 ग्राम। तो अब ये तो मैथ तो वो होता है जो किसी चीज़ का हमारे पास वेट है। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है कि वो स्पेस कितनी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो अब मोल है, उसके बाद हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, मोलर वॉल्यूम। देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन, सारी चीज़ें डिटेल से आप लोगों को ना साथ साथ ही करवाती जाऊंगी। तो मोलर वॉल्यूम की डिफाइन सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ। 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, कि जितनी भी गैसेस हैं उनका जो 1 मोल होता है ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब। कोई भी गैस आप ले लें, मर्जी है, आप ऑक्सीजन लें, हाइड्रोजन लें, नाइट्रोजन लें, यानी कि फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सी भी गैस हो, आप उसका 1 मोल ले लें। अब क्वांटिटी आपने जो उसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी लेनी है, 1 मोल। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी तो वो क्या होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। आपके पास कंडीशन क्या है, एट RTP, कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, दिस इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। ये मोलर वॉल्यूम की डिफाइन है आपके पास, कि किसी भी गैस का 1 मोल आप ले लें RTP पर, तो वो कितना आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। और यही आपके पास क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम। कि कोई भी गैस जो 24 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो क्या कहलाता है, आपका मोलर वॉल्यूम। देखें, जो RTP हमने डिस्कस किया है ना, तो ये RTP है क्या आपके पास, बेसिकली देखें फर्स्ट टॉपिक में मैं बताया, ये फर्स्ट पैराग्राफ है ना। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेराइज विथ चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर, कि जैसे जैसे आपका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होता है तो गैस का वॉल्यूम भी चेंज रहता है। जैसे कोई गैस है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो अगर देखें पहले उसने ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई की हुई थी, तो प्रेशर आप एक्सर्ट करेंगे तो वो स्पेस क्या कर लेगा, अपनी कम कर लेगा। अगर आप उसे टेम्परेचर करेंगे, हीटअप करेंगे, तो वो फैलना शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब है वो ज़्यादा वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए अगर आप किसी गैस पर प्रेशर अप्लाई करें या टेम्परेचर चेंज करें, तो उसका जो वॉल्यूम है उसमें लाजमी चेंज आता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैसेस, कि आप जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके वॉल्यूम ऑक्यूपाई जो करती हैं उन्हें कंपेयर करें, वी मस्ट अडॉप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो कहने से स्टडी करने से पहले हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, यानी कि टेम्परेचर को भी फिक्स कर देते हैं, हम प्रेशर को भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, जिसे हमने ओवरऑल क्या कहा है, रूम टेम्परेचर। देखें ये दिया रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम फिक्स कर देते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है उसे भी फिक्स कर देते हैं, और जो हमारा प्रेशर है उसे भी क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। तो हमारे पास इजी हो जाएगा गैसेस के वॉल्यूम को कंपेयर करना। तो देखें आगे दिया हुआ, अगर हम टेम्परेचर कर दें 25 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में लेते हैं 298.15 केल्विन, और प्रेशर हम क्या फिक्स करें, 1 एटमॉस्फेयर, जो किसके इक्वल होता है, 760 टॉर, या mm ऑफ Hg में आप बताएंगे तो 760 mm ऑफ Hg are used as standard condition of temperature and pressure for the measurement of volume of gases at room temperature। यानी हमारी जो स्टडी है वो इजी हो जाए मोलर वॉल्यूम की, तो उसके लिए हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया, हमने प्रेशर को भी फिक्स कर दिया, क्या फिक्स किया है, 1 atm, और हमने टेम्परेचर को भी फिक्स कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट जो हम लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा है उसमें हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा है, बॉयल्स लॉ पढ़ा है। तो आपने देखा होगा जो बॉयल है उसने टेम्परेचर को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था, और जो चार्ल्स है उसने क्या कर दिया था, प्रेशर को फिक्स कर दिया था। तो हमने चीज़ों को फिक्स करते हुए गैसेस को क्या किया था, उसके ठीक है ऑब्जर्व किया था। तो यहाँ भी हम ऐसा कर रहे हैं कि अगर हमने मोलर वॉल्यूम गैसेस का देखना है, तो हम तमाम गैसेस यानी कि डिफरेंट गैसेस लेंगे और प्रेशर और टेम्परेचर सेम कर देंगे उनकी, तो फिर हम उन्हें स्टडी करेंगे, तो मोलर वॉल्यूम हम आसानी से देख सकते हैं कि तमाम गैसेस कितना मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, देखें ये जो RTP हमारे पास क्या है,
RTP में जो हमारे पास है, R से रूम, T से टेम्परेचर, P से प्रेशर, कि हमारे पास रूम टेम्परेचर प्रेशर पर आप वॉल्यूम को अगर स्टडी करेंगे तो वो क्या कहलाता है, मोलर वॉल्यूम। कि जो हमारे पास RTP है उस पर टेम्परेचर उसके लिए क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। प्रेशर आपके पास क्या है, 1 atm या 760 mm ऑफ Hg या 1 टॉर बी, 760 टॉर बी, सॉरी क्या आना है यहाँ पर आपके पास 760 टॉर, ठीक है, 760 करना, ठीक है। और कंसंट्रेशन आपके पास क्या हो जाएगी, 1 मोल, यानी कि अगर एक गैस का 1 मोल लेंगे तो दूसरी का भी, तीसरी का भी। अगर एक गैस के 2 मोल ले रहे हैं, यानी कि कंसंट्रेशन भी गैसेस की क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। तो आप RTP को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब RTP के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 1 मोल ऑफ द गैस, डिफरेंट गैसेस ले ली, उनके हमने 1 मोल ले लिए, तो सब की सब गैसेस ने जो मोलर वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया वो हमारे पास क्या था, 24 डेसीमीटर क्यूब। It is worth nothing that 1 mole of each gas contain the same number of molecules, occupy the same volume and at the same time and has different mass। अब वो कह रहे हैं कि एक ही टाइम पर गैसेस के मैस भी डिफरेंट हैं, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, तमाम के तमाम जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी डिफरेंट हैं, फिर भी जितनी भी गैसेस हैं उन्होंने क्या किया है, सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। सॉरी, साइज डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। इन अदर वर्ड, द masses एंड द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेस डू नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। अब वो कह रहे हैं कि मैस चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, इससे फर्क ही नहीं पड़ता, आपके वॉल्यूम पर जो गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। The concept of molar volume is useful because it enables us to calculate number of moles of or masses of gases if known their volumes। अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें किसी गैस का वॉल्यूम मालूम है तो हम उसके नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकते हैं उस गैस का, हम मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो मोलर वॉल्यूम से हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प हो जाएगी। अब ये देखें, ये वाली चीज़ इसने बताई है ना कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो जो चेंज होगा किस पर डिपेंड करेगा और चेंज नहीं होगा तो किस पर डिपेंड करेगा। ये वाली चीज़ हम देखते हैं कि आपने डिफरेंट गैसेस ले ली हैं, ओके। यहाँ मैंने 3 तरह की गैसेस ले ली, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। हाइड्रोजन का भी 1 मोल लिया है, नाइट्रोजन का भी 1 मोल लिया, ऑक्सीजन का भी 1 मोल लिया। आप देखें इनका जो पार्टिकल्स का साइज है ना उसमें भी देखें 1 मोल है तो लाजमी बात है सबके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, 6.02 × 10⁻23। तो यहाँ हमारे पास देखें साइज यहाँ छोटा है, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा मॉलिक्यूल्स का साइज भी डिफरेंस है। इनके पार्टिकल्स के दरमियान आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो भी क्या है, डिफरेंट है। डिस्टेंस भी इन पार्टिकल्स के दरमियान आपको नज़र आ रहा है कि क्या है, डिफरेंट है। उसके बाद आप देखें अगर हम इनका मोलर मैस कैलकुलेट करते हैं, देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 ग्राम आंसर आया। इस तरह नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 से मल्टीप्लाई किया 28, 16 होता है, ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई किया 32। आप यहाँ देखें मोलर मैस भी तीनों के चेंज हैं, पार्टिकल्स का साइज भी चेंज है, पार्टिकल्स की शेप भी चेंज है, डिस्टेंस भी चेंज है, उसके बाद भी हमारे पास तीनों गैसेस हैं जो उनका वॉल्यूम क्या है, 24 डेसीमीटर क्यूब। रीज़न क्या है कि हमारे पास तीनों की कंसंट्रेशन क्या थी, एक जैसी, 1 मोल। तीनों के लिए हमारे पास जो प्रेशर था वो क्या था, हमारे पास जो तीनों के लिए हमारे पास प्रेशर था वो हमारे पास क्या था, 1 atm, ठीक है। हमारा प्रेशर था जो क्या था, 1 atm। और उसके बाद हमारा जो टेम्परेचर था वो हमारे पास क्या था, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। कि हमने RTP यानी कि हमने किसे फॉलो किया, RTP को फॉलो करके हमने डिफरेंट गैसेस को स्टडी कर लिया कि RTP पर डिफरेंट गैसेस सेम वॉल्यूम, सेम मोलर वॉल्यूम को पाई करती हैं, जो हमारे पास क्या है, 24 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका मैंने मेंशन करके भी आप लोगों को लिखा है, देखें कि हमारे पास फैक्टर विच डज नॉट अफेक्ट द, देखें मैस ऑफ द गैस फर्क नहीं पड़ता कोई किस गैस का कितना मैस है, आपका जो मोलर वॉल्यूम सेम रहेगा। साइज ऑफ पार्टिकल से भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, डेंसिटी क्या है, शेप क्या है, नेचर क्या है गैस की, किसी भी चीज़ से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं मोलर वॉल्यूम को, वो क्या है, टेम्परेचर। कि अगर आप टेम्परेचर 25 के अलावा चेंज करेंगे तो आपका मोलर वॉल्यूम चेंज होगा। अगर प्रेशर आप 1 atm 298 केल्विन से चेंज करेंगे तो आपका मोलर वॉल्यूम चेंज होगा। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, मोल्स की तादाद चेंज करेंगे तो मोलर वॉल्यूम
में चेंजिंग आएगी, अदरवाइज कोई भी चीज़ अफेक्ट नहीं करेगी। बेसिकली जो दो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वॉल्यूम को, वो क्या करता है, बेसिकली टेम्परेचर एंड प्रेशर के। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो आपका मोलर वॉल्यूम चेंज होगा, अदरवाइज इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी बना दिए हैं। देखें, सबसे पहले पैराग्राफ में हमने आरटीपी रूम टेम्परेचर प्रेशर को डिस्कस किया है, वो सारा क्या है हमारे पास। नेक्स्ट ये डिफाइन मोलर वॉल्यूम, यहाँ येलो वाला जो मैंने हाईलाइट किया ये मोलर वॉल्यूम की डिफाइन आ गई। फिर उसके बाद है फैक्टर विच डज नॉट इफेक्ट, कि हमारे पास कौन से फैक्टर हैं जो मोलर वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ दिया हुआ है कि साइज है हमारे पास, जो डिस्टेंस है बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता, उससे हमारा मोलर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। लास्ट में हमारे पास इंपॉर्टेंस है कि मोलर वॉल्यूम के जरिए हम मजीद क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी गैस का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। हमारा आगे इससे रिलेटेड एग्जांपल दी हुई हैं, हमारी एग्जांपल है 15.1। अब न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, सारे न्यूमेरिकल्स ही दिए हुए हैं तकरीबन। अब देखें एग्जांपल 15.1 में आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट व्हेन इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 डेसीमीटर क्यूब एट RTP। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स बताएं। अब हमने कहा था अगर 1 मोल है नाइट्रोजन का तो वो कितना आपके पास ऑक्युपाई करेगा, कितना उसका वॉल्यूम होगा, 24 डेसीमीटर क्यूब। कंडीशन क्या थी, 1 मोल है। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास देखें 24 डेसीमीटर क्यूब 1 मोल ऑक्युपाई कर रहा है। तो अब ये आपको यहाँ जो गिवन है वॉल्यूम वो क्या है, 2.5। अब देखें 2.5 जो डेसीमीटर क्यूब है, लाजमी सी बात है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन तो नहीं होगा, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये देखें, ये हम सॉल्व करने लगे। 1 मोल हमारे पास है, वो उसका वॉल्यूम क्या होता है, 25 डेसीमीटर क्यूब। अगर आप 1 डेसीमीटर क्यूब ऑक्युपाइड क्या करता है, इसे डिवाइड कर देंगे 1/24 मोल। ठीक है, अब हमने क्या गिवन है हमें, 2.5 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि हमने बताना है कि नाइट्रोजन गैस का जो 2.5 डेसीमीटर क्यूब है उसमें कितने मोल्स हैं। तो 2.5 डेसीमीटर क्यूब को इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/24 से 2.5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या है, हमारे पास 0.10 मोल के 0.10 मोल है जो हमारे पास ये वॉल्यूम है, जो मोल्स की तादाद है जो 2.5 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम ने ऑक्युपाई किया है। ठीक है, उसके बाद अब आगे हमें वो फार्मूला भी दे रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट RTP के RTP पर जो आपका गैस का वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देना है मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस के। जो भी आपकी गैस है उसका जो मोलर वॉल्यूम है उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। गैस का मोलर वॉल्यूम देखिए, गिवन वॉल्यूम होगा हमारे पास, वो ऊपर लिख देंगे। जो मोलर वॉल्यूम है हमें पता है 24, उससे हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0. अब देखें 15.2 में आपसे कह रहे हैं कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट RTP। अब ये देखें, यही वाला फार्मूला देखें। अब यहाँ ये जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये हमें गिवन है। अब देखें, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आप 0.5 पुट करें। देखिए यहाँ हम अगर 0.5 पुट कर दें नंबर ऑफ मोल्स की जगह, तो अब हमने वॉल्यूम ऑफ द गैस फाइंड आउट, ये हमने फाइंड आउट करना है और ये हमें पता है ये क्या, 24। अब देखें फार्मूले में पुट करके देखते हैं। देखें 0.5 यहाँ पुट कर दिया, 24 मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारे पास आया है 12 डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वो वॉल्यूम है जो उसने ऑक्युपाई किया है हाइड्रोजन गैस ने। एग्जाम्पल हम 15.3 डिस्कस करते हैं। देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, अब हमें उसने क्या दे दिया, मैस दे दिया। ठीक है, हमें मैस दिया है और हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। देखें, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो फार्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस और मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए थे तो हम वॉल्यूम ऑफ गैस को इजीली कैलकुलेट कर देते, लेकिन उसने अब हमें नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या दे दिया, मैस दे दिया। तो यानी कि पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास पहले लगा लेते हैं, वॉल्यूम आवर मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। तो जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसे हम क्या कर देंगे, मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है मैस आवर मोलर मैस। क्या अब हमें मैस गिवन क्या है, 200 है ना। तो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड देखें, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है इसका फार्मूला क्या होता है, CO2। ठीक है, CO2 है। अब कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12।
ऑक्सीजन का क्या होता है 16, 2 इंटू क्या कर देंगे 16, ठीक है। अब हमारे पास क्या आंसर आया 16 मल्टीप्लाई टू 32, 32 और 12 आंसर आया आपके पास 44। तो आपका गिवन मास था 200 ग्राम, 200 ग्राम को हमने डिवाइड कर दिया 44 ग्राम से, और उसके बाद जो आंसर आया उसे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 24 डेसीमीटर क्यूब से। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ने वॉल्यूम किया है, ऑक्यूपाई किया है, वो कितना है 109 डेसीमीटर क्यों। ये वॉल्यूम है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने आपके पास क्या किया है, ऑक्यूपाई किया है। अब देखें, अब आपसे नेक्स्ट वो कह रहे हैं कैलकुलेट द, जो आपका क्विक चेक है, इसमें आपसे एक न्यूमेरिकल पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 इन 100 डेसीमीटर क्यूब एट RTP, कि RTP पर 100 डेसीमीटर क्यूब है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें आपने 100 डेसीमीटर क्यूब में वॉल्यूम बता रहा है ना। अब हमने उसकी क्या करनी है, अमाउंट कैलकुलेट करनी है कि कितनी अमाउंट में जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे पास 100 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम को पाए। वॉल्यूम में कार्बन डाइऑक्साइड का 100 डेसीमीटर क्यूब गिवन, उसके बाद हमने CO2 की अमाउंट कैलकुलेट करनी है। अब मोल्स भी पूछ सकता है आपसे, मैस भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फार्मूला आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमें पता है 24 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम हमें गिवन है 100, तो 100 को हमने डिवाइड किया है 24 से, तो हमारे पास कितने मोल्स हैं 4.17 मोल्स। अब देखें मोल्स आ गया। अब हमने कैलकुलेट अमाउंट करनी है ना, तो वो मोल्स भी हो सकते हैं, मैस भी हो सकते हैं। तो मैस कैलकुलेट करने के लिए m होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, m होता है हमारे पास मैस ऑफ द सब्सटेंस, मैस ऑफ द एलिमेंट, और m होता है मोलर मैस। कैपिटल M मोलर मैस के लिए होता है और ये होता है गिवन मैस के लिए। तो हमने मैस फाइंड आउट करना है, तो मैस को इस साइड ले जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे m से, ठीक है। n बराबर है, ठीक है, n मल्टीप्लाई कैपिटल M, m छोटा m बराबर है n मल्टीप्लाई कैपिटल M। अब m मास है बराबर है n की जगह नंबर ऑफ मोल्स 4.17 थे, मोलर मास हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 है, तो क्या आंसर है 183.48 ग्राम। यानी कि हमें अगर मोल्स बताने हो कार्बन डाइऑक्साइड के तो कितने मोल्स हैं कैलकुलेट हमने किए 4.17, और अगर ग्राम में हमने अमाउंट बतानी है तो 183.48। ये मैंने आपको कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी कैलकुलेट करके दिखा दिया। कार्बन है, कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, मास नंबर होता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई टू 32 प्लस 12, क्या आंसर आ गया 44, ठीक है। ये हमारा क्विक चेक तक क्लियर हो गया, यहाँ तक 15.1 तक। नेक्स्ट हम लेक्चर में कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप जितना भी मैंने आपको करवाया सारा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।